उड़ान सपनों की। हेलो एवरीवन, मैं पीयूष कुमार आज आप लोगों के बीच में क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री की चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर जो है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है माना जाता है, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री जो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए थोड़ा न्यू चैप्टर होता है, क्योंकि इसके बारे में शायद 10th क्लास तक इसके बारे में बच्चों ने कभी कहीं पे भी देखा नहीं होता है, ना कभी इसके बारे में डिस्कस किया होता है, ना कभी इसके बारे में पढ़ा हुआ होता है। इसीलिए स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए न्यू चैप्टर्स लगता है, जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की सामना करना पड़ता है। एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि अदर चैप्टर्स के अलावा कुछ अलग चीज़ें पढ़ना होता है। जैसे बहुत सारे चैप्टर्स है जिसमें आप कैलकुलेशंस, मैथ्स वगैरह से रिलेटेड बोले तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी ये सब ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें को लेकर के बहुत चीज़ें पढ़ना होता है। बट ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें एक अलग तरीके की चीज़ दिखता है, जो कि साइन थीटा होता है। वो क्या होता है बच्चों को समझ में नहीं आता। कॉस थीटा वगैरह क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है। इसमें प्रूफ टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस बच्चे से नहीं बन पाते हैं। तो इस वजह से ये चैप्टर्स जो है थोड़ा बच्चों के लिए ऑड लगता है 10th क्लास में जब बच्चे जाते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर से देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। लगभग आपको हर साल इससे क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे एग्जाम में, जो क्लास 10th में पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री को, और कोशिश ये करेंगे कि इस तरीके से करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो लगे नहीं कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बनना चाहिए, बनेगा क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की तरफ। तो ध्यान देते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री नाम में ही कुछ छुपा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री के। देखोगे ध्यान से तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली 3 वर्ड के मिलने से बनता है। फर्स्ट है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। नेक्स्ट है गोन, गोन का मतलब होता है साइड्स, गोन का मतलब होता है साइड्स, गोन GON। मेट्री, मेट्री का मतलब होता है मीजर, मेट्री का मतलब होता है मीजर, यानी कि 3 साइड्स का मीजर। जी हाँ, 3 साइड्स का मीजर। तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि 3 साइड्स का मेजरमेंट कह रहा है, तो ऐसी कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ना होता है। आप लोगों ने जानते होंगे, सीखे होंगे कि 3 साइड्स के मेजरमेंट्स के बारे में एक ऐसा फिगर होता है जिसमें पढ़ना होता है। उस फिगर को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग 3 साइड्स का मेजरमेंट जो भी करेंगे वो ट्रायंगल में ही करेंगे। इसका मतलब इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं उसमें भी ट्रायंगल में बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में इसमें पढ़ना है। ट्रायंगल्स का ही एक टाइप है जिसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो भी काम हम लोगों को करना होगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यहाँ पे देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। इसको हम लोग एंगल ए बोलते हैं। इसको मान लिया जाए ये बी है और इसको ये सी मान लिया। अब आपसे ये पूछे कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इसमें हाइपोटेनस कौन होता है, तो आप बेशक बताओगे कि जी सर हाइपोटेनस जो होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल का जहां पे राइट एंगल बनता है उसके सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ओके, अब आपसे कोई पूछे कि बेस क्या होता है, आप सीधा कहोगे सर बेस ये भी जो दिख रहा है वो बेस होगा। सर नीचे दिख रहा है उस पे साइड, उस पे बैठा हुआ या जो भी आपको उस सेंस में समझो, सर ये भी तो बेस है। जी नहीं, ये गलत। ये भी बेस, इस कंडीशन में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन बेस होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करने के लिए, एक परपेंडिकुलर भी साइड होता है, बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करने के लिए हम लोग को एंगल को देखना पड़ेगा। इसमें जो 2 एंगल दिख रहा है उधर बी और सी, एंगल के रेफरेंस में लेना होगा, एंगल के अकॉर्डिंग देखना होगा। तो वो कैसे देखेंगे भाई, तो क्या करेंगे यहाँ पे मान लिया जाए कि हम लोगों ने एंगल बी लिया। ओके, तो जब एंगल बी लिया तो बी के सामने जो एक साइड दिख रहा है ना, बी के अपोजिट साइड में ठीक सामने जो एक साइड दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो अब बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो डिसाइड कर दिए ना, तो अब जो बचा नीचे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। तो आप तो कहोगे कि सर हम तो बेस नीचे बोले ही थे, बेस तो नीचे है ही।
तो यहाँ पे डिसाइड इस तरीके से किया गया है कि हम लोगों ने एंगल बी पर लिया था, इसके सामने में जो सामने वाले साइड हुआ उसको परपेंडिकुलर बोला। आपको एक फिगर और लेते हैं, इससे आपको पूरी क्लियर हो जाएगी डॉट की क्या कंडीशन है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे एक फिगर और एज्यूम करते हैं। यहाँ पे ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है मान लिया। यहाँ पे इसको P, ये P हो गया, Q है, R है। P पे राइट एंगल बन रहा है। अब यहाँ तो सीधा बोलोगे कि सर ये हाइपोटेनस है, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए जाए कि आप यहाँ पे आपको साइड डिसाइड करने के लिए कहे, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको मान लीजिए जाए ये वाले एंगल के अकॉर्डिंग लोगे, तो इस एंगल के जो अपोजिट साइड हुआ इसी को हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। इसका मतलब ये दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो तो इसमें अगर जो एंगल बी ले रहे थे तो बेस यहां बन रहा था, इसमें एंगल ऊपर लेके चले गए तो बेस यहां ये बन गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तब बोलोगे सर ये तो चेंज हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल ये चेंज होते रहता है। ये डिपेंड करता है कि आप एंगल कहां पे ले रहे हो, उसी के रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे क्या डिसाइड किया जाता है, परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड किया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग बचपन में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ सीखे थे, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह इसका होता है। तो हम लोग प्रॉपर्टी जो बेसिक इंपॉर्टेंट इसमें है, क्योंकि उसके बिना हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं, जो कि वो एक थ्योरम के टाइप में है। जो आप लोग नाम सुने होंगे, एक मैथमेटिशियन थे जो पाइथागोरस साहब, पाइथागोरस थे, उन्होंने कुछ इसमें रिलेशन बताए थे साइड के हिसाब से देखा जाए तो। पाइथागोरस साहब ने, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसमें कुछ रिलेशंस बतलाए थे। अब यहां से देखोगे तो ये तीनों साइड में ध्यान से देखो तो ये हाइपोटेनस जो दिख रहा होगा, सबसे लंबी साइड दिख रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा है, तो हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड दिख रहा है। बाकी जो ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड जो है वो हाइपोटेनस से कहीं ना कहीं छोटा है। तो उन्होंने एक रिलेशन देखा, कि पूरा एक्सपेरिमेंट किया इसके बारे में, सोचे समझे हर जगह पे उसको अप्लाई करके देखे, तो ये उनको ये रिजल्ट मिला कि जो सबसे बड़ी साइड दिख रहा है ना, उसका हम लोग स्क्वायर किए, जो सबसे बड़ी साइड दिख रहा है उसका हम लोग स्क्वायर किए, और अन्य दो छोटी साइड है उसका भी हम लोगों ने स्क्वायर किया, पी स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर। ये तीनों को बारी बारी से स्क्वायर कर करके देखें, तो स्क्वायर करने के बाद उनको एक रिलेशन मिला। वो जो रिलेशन था वो बोला गया था कि जो सबसे बड़ी साइड है ना, उसका स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि उन्हें ये मिला कि राइट एंगल ट्रायंगल में sum of a smallest, sorry, a sum of a square of a smallest side is equals to a square of largest side। यानी कि अन्य दो छोटी साइड की स्क्वायर की जो सम आई वो मिला क्या, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल मिला। तो यानी कि यहां से ये मिला। अब बोलोगे कि सर इसका यूज कहां पे करेंगे, तो इसका यूज जो किया जाता है वो अननोन साइड निकालने के लिए यूज किया जाता है। आपको दो साइड दिया हुआ रहेगा, कोई भी दो साइड गिवन रह सकता है, थर्ड साइड आपको निकालने के लिए कह सकता है। थर्ड साइड निकालने के लिए मान लीजिए बेस दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, आपको हाइपोटेनस निकालने के लिए कहां पहुंचोगे, सीधा पाइथागोरस थ्योरम पे। हाइपोटेनस दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, बेस निकालना है, कहां पहुंचोगे, पाइथागोरस थ्योरम पे। तो यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग साइड का वैल्यू निकाल लेंगे। दो साइड गिवन रह सकता है, थर्ड हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन और ये ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है वो तो पता होगी सब आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। तो आप लोगों ने ये सब चीजें जो अभी सीखा राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में, साइड डिसाइड करने में, एंगल के रेफरेंस के अकॉर्डिंग लेने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुई होगी। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग इसी से हम लोग रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको ट्रिगोनोमेट्री में है, जो कि आपको 10th में फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट एक्सरसाइज से दिया गया है चैप्टर में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो आज हम लोग उसके बारे में सीखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ये ट्रिगोनोमेट्री तो चलिए अभी जान गए सर कि ये ट्रिगोनोमेट्री, आपने बताया कि ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री, ये मिल करके ट्रिगोनोमेट्री बना। ये नया चीज क्या ऐड हो गया सर, रेशियो, ये नया क्या आ गया रेशियो। चलिए रेशियो कहने का मतलब आप लोगों ने जान रखा होगा कि जैसे अभी तक आप पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़ना, 9th में पढ़ना, बार बार रेशियो भी बोला जाता होगा, आप लोग उसको गौर किए होंगे। तो रेशियो कहने का मतलब हुआ ना, बहुत सारी क्वांटिटी है, तो कोई दो क्वांटिटी को पकड़ करके
अभी इसके अकॉर्डिंग कोई दो क्वांटिटी को पकड़ करके बारी बारी से रेशियो किया गया। जैसे आप अपॉन के टर्म में लिखते हो, बोले तो रेशियो के फॉर्म में जैसे मान लिया जाए पी है, क्यू है, ये आर है, इस तरीके से तीन क्वांटिटी है, तो पी का रेशियो हम लोगों ने क्यू के साथ कर दिया। ओके, सेकेंड, पी का रेशियो हम लोगों ने आर के साथ भी कर दिया। अब जो बचा पी और क्यू, पी और आर, तो क्यू का भी रेशियो हम लोग किसके साथ कर दिए? आर के साथ। तो ये तीन रेशियो मिला। बोले सर यही तीन होता है? नहीं, तीन रेशियो और होता है। हम लोग इसको क्या करेंगे, तो क्यू अपॉन पी लिख सकते हैं इसको कि नहीं बदल के। यहां पे लिखे तो आर अपॉन पी भी लिख सकते हैं। यहां पे अगर जो नेक्स्ट लिखे तो आर अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं या नहीं? तो यानी कि अगर जो देखे तो हम तीन क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रेशियोज कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। बन रहा है ना? तो इसी तरीके से देखे तो ये रेशियोज हुआ। तो सर ये ट्रिगोनोमेट्री में कैसे रिलेट करेंगे इसको? ये तो रेशियो आपने कह दिया कि हाँ ठीक है, इसको ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में कैसे आएगा। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अभी पढ़े। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम लोगों ने ये बताया कि ट्रिगोनोमेट्रिक, जो ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, तो उसमें जितने साइड है ना, साइड को रेशियो करना, उसी को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। तो मान लिया जाए कि फर्स्ट एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे राइट एंगल बनाए, इसको ए बोले, ये मान लिया जाए बी है और ये सी है। ओके, अब यहाँ पे तीन साइड होगा, इसके अपोजिट साइड को आप लोग क्या बोलोगे? हाइपोटेनस। मान लिया जाए यहाँ पे एंगल हम लोग ले रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, और ये जो बचा वो क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइड कितना है? 3 है। कौन कौन? पी, बी, एच। तो यहाँ पे लिखे टोटल नंबर ऑफ साइड जो कौन कौन है? पी है, बी है, और कौन है? एच है ना। अब ये तीनों साइड को बारी बारी से रेशियो हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट रेशियो अगर हम लोग बनाएं, तो पी का रेशियो किसके साथ कर सकते हैं? एच का साथ मान लो कर लिया जाए। नेक्स्ट बी का रेशियो हम लोग किए, तो वो कर देते हैं उसको भी एच के साथ। दो रेशियो मिला। तीसरा जो बना उसको मान लेते हैं कि पी जो है उसका रेशियो कर देते हैं बी के साथ। तो ये तीन रेशियोज बना ना। ये जो जितना भी रेशियोज क्वांटिटी मिल रहा है, ये तो ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड के आपस में क्वांटिटी, साइड जो थे उसके रेशियो निकाले हम लोगों ने। इसको तीनों को पलट भी सकते हैं, तो तीन रेशियोज और आ गए। तो जब इसको लिखें तो ये क्या लिख सकते हैं? एच अपॉन पी। जब यहां पे लिखे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच अपॉन बी। जब इसको लिखे तो ये क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन पी। तब आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रेशियोज कितना हुआ? 6। तो जब तीन क्वांटिटी रहेगा दिया हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ रेशियोज कितना बना सकते हैं? 6 बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे इस तरीके से बना है। यही जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, 6 जो रेशियोज बना ना, इसी रेशियोज को बोला गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जब राइट एंगल ट्रायंगल की रेशियोज किया गया। तो अब बोलोगे कि सर इसी तरीके से ये बोला, अब इसको बोलेंगे क्या भाई? तो कुछ मैथमेटिशियन ने मिल करके इसको नामकरण किया, कुछ उसको नेमिंग दिया। जैसे हम लोगों का भी नाम रख दिया जाता है, जब जन्म होता है तो मम्मी पापा ने कुछ नाम रख देते हैं। जैसे मेरा पीयूष रखा, किसी और का श्याम रखा, जो भी रखा, राम रखा, जो भी है सब नाम रख दिया। अब यहाँ पे इसी तरीके से इसको भी कुछ ना कुछ नाम दिया गया। तो फर्स्ट रेशियो जब परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ किया, किसका? परपेंडिकुलर का जब हाइपोटेनस के साथ रेशियो निकाला, तो उस रेशियो को बोला गया क्या? साइन थीटा। क्या बोला गया? साइन थीटा। सेकेंड, जब हम लोग बेस को किसके साथ किए? हाइपोटेनस के साथ। तो बेस को हाइपोटेनस के साथ किए तो इसको बोला गया क्या? कॉस थीटा। अब जब पी को बी के साथ किए, ये दोनों जो बच गया, इसको हम लोग बोले क्या? टैन थीटा। तो इसको नाम दिया गया टैन थीटा। अब उसके बाद बोलोगे कि सर ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तो कुछ अजीब लग रहा है देखने में। तो हाँ भाई, ये अजीब है। अभी 10th के अकॉर्डिंग अभी ये समझना कि ये कुछ इस तरीके से। अब यहां से हम लोग ये समझे कि टैन और जो थीटा दिख रहा है आपको, टैन थीटा, बोलोगे सर ये क्या मल्टीप्लाई लिख रहा है या कुछ इस तरीके से है? बताइए। तो जी, ये मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा रहा है, हम लोग सीधा इसको पढ़ेंगे टैन थीटा। क्या पढ़ेंगे? टैन थीटा। जैसे किसी नाम के आगे कुमार लग जाता है, या जो भी लगाना होता है टाइटल, तो उस तरीके से हम लोग लगाते हैं, तो उसको एक साथ रखते हैं। तो मान लीजिए पीयूष कुमार है, तो पीयूष और कुमार के बीच में मल्टीप्लाई नहीं, बस उसको पूरा पढ़ते हैं हम लोग नाम के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे अभी ये समझना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इस तरीके से। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ ये समझेंगे कि ये जो भी लिखा गया है, ये मल्टीप्लाई के टर्म में नहीं लिखा गया है, हम लोग इसका सीधा इसी तरीके से याद रखें।
अब ये 3 रेशियोज का नाम दिया गया, तो साइन का उल्टा क्या होता है, तो इसको बोलेंगे कॉसेक थीटा। साइन के उल्टा उसको क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा। कॉस के उल्टा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेक थीटा। साइन के उल्टा है उसको कॉसेक थीटा बोले। अब टैन के उल्टा है तो इसको हम लोग बोले कॉट थीटा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हुए, तो टोटल नंबर ऑफ रेशियोज देखोगे तो कितना होगा, 6। कौन कौन याद कर जाना है, फर्स्ट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। टोटल नंबर ऑफ रेशियो जो है वो कितना मिला, 6 मिला। तो कोई दिक्कत यहां तक। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो दोनों मिला एक दूसरे के अपोजिट जो है, फर्स्ट जो आया बस इस तरीके से लिख रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, याद भी हो जाएगा आसान। अब मान लीजिए ये इस तरीके से इसको कंबाइन, अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम लोग क्या इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू किसके उल्टा है, साइन के उल्टा कौन है, कॉसेक, तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। इससे हम लोग ये बना सकते हैं। जब इससे बनाएं तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहाँ पे हम लोग ये बोले कि टैन और कॉट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या टैन थीटा इक्वल्स टू हम लोग 1 अपॉन कॉट थीटा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं इस वजह से। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, याद करना है साइन थीटा पी अपॉन एच, याद करने की कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको इसका एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, जो आप उसको एक बार पढ़ोगे सारी जिंदगी भर इसको याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाओगे। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे इसको याद करेंगे, क्वेश्चन जब आएगा। तो अभी हम लोग ये लिखें कि जैसे साइन थीटा जो था, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आया था, निकाले थे हम लोग, लिखे थे पी अपॉन एच। इसका उल्टा कौन था, कॉसेक थीटा, जो कि क्या था, इसका अपोजिट करेंगे तो एच अपॉन क्या आया था, पी। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो अभी हम लोग ये लिखें कि साइन थीटा इक्वल टू आपने बताया कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। तो क्या ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 1 लिखाएगा या नहीं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 लिखाएगा या नहीं, तो बिल्कुल लिखाएगा। सेम ये प्रोसेस जब एक दूसरे के अपोजिट वाले मल्टीप्लाई किए हैं, तो यही काम तो और दो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मिला था उसमें भी तो हो सकता है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए अभी हम लोगों ने किया कॉस, तो कॉस थीटा का अपोजिट कौन है, सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा लिखेंगे इक्वल्स टू, अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1। तो एक ये भी निकल के आया। अब नेक्स्ट अगर जो टैन और कॉट में हम लोग करेंगे तो सीधा लिख देते हैं उसको, तो जब उसको भी एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब बोलोगे कि सर एक 1 क्यों आ रहा है, तो इसको हम लोग याद इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई एक दूसरे के उल्टा को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा ना, सिर को ऊपर पैर को नीचे उसको पलट देंगे, पैर ऊपर सर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कट करके तो 1 ही आने वाली है। जैसे 3 अपॉन मान लीजिए 4 है, इसको उल्टा कर दिए, अपोजिट कर दिए, तो ये 4 अपॉन 3 आ गया, काटोगे तो कितना आएगा, 1 ही आने वाला है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी चलता है, अपोजिट साइड है, मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको याद कैसे करते हैं। तो कुछ यहाँ दिख रहा है टेबल आपको, अभी पूरा नहीं पढ़ोगे आप, मैं इसको बताऊंगा, ये जो लिखा हुआ है अभी इसको समझना नहीं है कुछ। सबसे पहले ये देखो कि फर्स्ट वाले में पी लिखा है, एच लिखा है, इसको ये समझना है कि ये पी अपॉन एच है, ओके, पी अपॉन एच है, इसको समझना है बी एच है, ये जो साइड वाला है, और ये भी है बी और पी और बी परपेंडिकुलर और बेस। इसको ऊपर से जब देखोगे ना, ऊपर से देखोगे तो पी अपॉन एच क्या मिला, पी अपॉन एच, जो कि क्या बना, साइन थीटा। जब इसी को नीचे से देखोगे तो पहले एच नजर आएगा, उसके बाद पी, तो एच अपॉन पी क्या बना, कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत, इसको याद करोगे इस तरीके से, ऊपर से देखोगे तो फिर से पी अपॉन एच, जो कि क्या बना, कॉस थीटा, एच अपॉन बी अपॉन एच कॉस थीटा, नीचे से देखोगे तो एच अपॉन बी सेक थीटा, इसको ऊपर से देखे तो पी अपॉन बी टेन थीटा,
नीचे से देखें तो b अपॉन p क्या हो गया, tan का उल्टा cot हो गया। अब यहां पे इसको याद कैसे करेंगे, तो इस तरीके से इसको याद करना है। इसको पूरा पढ़ने के बाद मैं एक आपको बता रहा हूं तरीका, आराम से जहां पे पापा रहेंगे वहां पे एक चीजें कुछ बात करना है आपस में, उनको बोलना है पापा बीड़ी पियोगे, थोड़ा मार खाने का मन हो तब उनको बोलना, सीधा डंडा लेकर के आएंगे, क्या बोल रहे हो हमको, पापा बीड़ी पियोगे, कहाँ सीख लिया, किसके पास पढ़ रहे हो, पापा बीड़ी पियोगे सिखा दिए। उनको कहना नहीं ये मत बोलिए, आप बोलिए कि हाँ हाँ बेटा, वो हाँ हाँ का बोलेंगे, वो लेकर के डंडा पीटना शुरू करेंगे पहला तो कोई बात नहीं, जो भी है 2-3 डंडा पिटा लेना है। अब उसके बाद उनको समझाना है बैठा करके कि पापा हम बीड़ी पीने के लिए नहीं बोल रहे थे, ये एक ट्रिक है जिसको हम लोगों ने याद कर रहे हैं, इसे कुछ फॉर्मूला, तो ये ट्रिक होता है। बोले हाँ पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब यहाँ पे इसको याद करना है, ऊपर में पी बी पी है, पापा बीड़ी पियोगे, नीचे है, नीचे तो एच एच बी है, हाँ हाँ बेटा, सिंपल याद हो गया। अब इसको याद करना है, इस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे है पी बी पी, पापा सॉरी पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब ये जो आया ये क्या बन गया, साइन थीटा, और ये जो बना वो क्या बन गया, कॉस थीटा, और ये जो बना वो क्या बन गया, tan थीटा, हुआ ना। चलिए मार खा लिए, मार खाने का कुछ बेनिफिट भी मिल गया हम लोगों को कि ये फार्मूला याद हो गया। तो मार खाने से भी फार्मूला याद होता है, टीचर से नहीं पापा से मार खाए, याद भी हो गया। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं ये समझू कि आप लोग याद कर लिए होंगे, P अपॉन एच साइन थीटा, B अपॉन एच कॉस थीटा, P अपॉन बी tan थीटा, याद हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत याद करने में। चलिए तो अब हम लोग कुछ, ये जो था हम लोगों ने सारा फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ना था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज डिस्कस किया हूँ। बाकी जो कुछ और चीजें आएंगे मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको डिस्कस करूंगा, वहां पे चीजें बतलाऊंगा आपको। तो चलिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जो आपको एनसीईआरटी में भी दिया गया है और उससे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हम लोग उसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। फिगर उधर दिख रहा है हमें, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में निकालना है एंगल ऑफ बी के अकॉर्डिंग सारा निकालना। तो सबसे पहले ये फिगर में हम लोग आएंगे, तो फिगर में है ए बी सी, एंगल ए पे क्या है, राइट एंगल है, तो जाहिर सी बात है कि इसके सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, सॉरी हाइपोटेनस बोलेंगे। तो हाइपोटेनस में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हाइपोटेनस हो गया। ओके, एंगल ऑफ बी कहीं दिया है तो एंगल ऑफ बी के अकॉर्डिंग करना है, तो ये फिक्स है कि परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा बेस, जो बच गया उसको बेस बोलेंगे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि हम लोगों के पास परपेंडिकुलर का वैल्यू गिवन है, हाइपोटेनस भी गिवन है, बट बेस नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम बताए थे ना वहां पे कि पाइथागोरस थ्योरम कहां पे यूज किया जाता है, तो अननोन वैल्यू निकालने के लिए, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड है, तीसरा नहीं है, उसका वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं हम लोग। तो यहीं पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या रिलेशन होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताना एच का वैल्यू कितना है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना बनेगा, 169। ओके, 169 इक्वल टू 5 का कितना हो जाएगा, 25 प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस में इधर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू सीधा लिखेंगे तो 144 आ जाएगा। ओके, तो ये 144 आया। अब बी का वैल्यू निकालोगे तो अंदर रूट 144 बनेगा, जो कि क्या बन जाएगा, 12 हो जाएगा। बी का वैल्यू 12 हो गया। ओके, चलिए, तो यानी कि बेस का यहां से हम लोगों को वैल्यू मिल चुका है कि बेस कितना है, बेस का हम लोग 12 निकाल लिए। हो गया। अब बताइए कि सारा वैल्यू पता चल गया या नहीं। अब हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कि गिवन तो गिवन में हम लोग ये लिखेंगे कि क्या क्या गिवन था, पहले बताइए। परपेंडिकुलर दे रखा था, क्या था, 5। हाइपोटेनस क्या दे रखा था, 13। हम लोगों ने बेस भी निकाल लिया था।
चलिए यहां से हम लोग बोल रखा है किसके लिए करना है, एंगल ऑफ बी। तो एंगल ऑफ बी के लिए जब करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, साइन बी यहां पे लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के लिए यहां पे लिख लेंगे बगल में। अभी बताए थे पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इस तरीके से इसको लिख लेना बगल में। 2-3 दिन लिखना शुरू करोगे, 10 क्वेश्चन के आसपास बनाओगे, याद होना शुरू हो जाएगा, आपको याद करने की फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। साइन बी का वैल्यू क्या लिखोगे, पी अपॉन एच, तो यहां से लिखेंगे पी अपॉन एच। अब बताना कि पी का वैल्यू यहां पे कितना है, देखो तो 5 है, बी का एच का वैल्यू कितना है 13, ये इसका फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकेंड हम लोगों को निकालना है इसका कॉस बी के लिए। तो कॉस बी के लिए फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। बी कितना है बताओ, हम लोग निकाले हैं 12 अपॉन 13, ये इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्या निकालेंगे, tan थीटा के लिए, सॉरी tan बी के लिए। तो tan बी के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, p अपॉन बी। तो p अपॉन बी, बताना p क्या है, 5 है, बेस क्या है 12 है, दैट इज ये आंसर फर्स्ट आ गया। अब उसके बाद इसी का अपोजिट होता है क्या, कॉसेक, तो ये हम लोग निकालेंगे कॉसेक बी इक्वल, तो इसको पलट देंगे, अभी ना सीखे कि एक दूसरे के अपोजिट होता है, चलिए हो गया। अब उसके बाद कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 13 अपॉन 12। अब यहाँ पे tan के उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट बी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 अपॉन 5, दैट इज आंसर। ये सारा हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर लिए। जब आपसे पूछे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालना है, तो उम्मीद है कि इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। जब ट्रायंगल दे रखा है कोई, उस ट्रायंगल में कोई 2 साइड ही दिया हुआ है, तो हम लोग सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हम लोगों को समझ में आया कि कहीं ना कहीं ट्रायंगल में साइड के साथ ही रेशियो ना कर रहे हैं, देखो तो एंगल के साथ। तो यानी कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में इसका यूज बेसिकली हम लोग बहुत जगह कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में जैसे हाइट एंड डिस्टेंस आगे पढ़ना होता है, तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बहुत जगह ये सब चीजों का यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखोगे इसको। तो अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके, शायद इस तरीके से। गिवन यहाँ पे ये दे रखा है, गिवन tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो भाई इस क्वेश्चन में तो चेंजिंग हो गया। अभी तो सर आप पहले दे रखे थे कि ट्रायंगल में दे दिए थे, राइट एंगल ट्रायंगल में साइड दे दिए थे, निकाल लिए थे। यहाँ तो साइड वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू भी निकालना है। चलिए तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, राइट। तो देखते हैं इसको, सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि जो गिवन है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो tan थीटा कितना है 3/4, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लें। tan थीटा कितना है 3/4 है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि tan थीटा 3/4 दे रखा है। अब हम लोग यहां से मान लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे रखते हैं, वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, पता होगा आपको, P अपॉन बी, बीडी लास्ट वाला और जो लास्ट में बेटा था वो हो गया। अब इसको पुट कर देंगे, यहां पे रखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि P अपॉन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/4 होगा या नहीं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको कंपेयर करेंगे, तो P का जो वैल्यू है वो तो 3 लग रहा होगा, B का वैल्यू जो है वो क्या है 4 है, बट ये लिखते नहीं हम लोग, ये गलत चीज लिखा जाता है। क्या करेंगे, ये गलत है, ये हम लोग नहीं लिखेंगे ऐसे, क्योंकि ये रेशियो में है, नहीं फिक्स है कि यही हो सकता है। ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो P का वैल्यू तो 6 भी बन जाएगा, B का वैल्यू भी 8 बन जाएगा। तो कहोगे सर ये तो फिर गलत बात है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक रेशियोज क्वांटिटी मान लेंगे, और वहां पे P का वैल्यू लिख देंगे, 3 के रेशियोज क्वांटिटी मान लेते हैं, और B का वैल्यू मान लेते हैं कि वो 4 की है रेशियोज क्वांटिटी के तौर पे, ठीक है। तो ये मान लिए हम लोग। तो अब यहाँ पे कहोगे सर ये 4 के कोई बात नहीं, कैमरा वाले 4 के नहीं है, चलो यहाँ पे देखते हैं।
तो b इक्वल टू 4k है। अब हम लोग p पता है, b पता चल गया, h का वैल्यू निकालेंगे तभी ना हम लोग और अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल लेंगे। तो h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बताया थे ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निकालेंगे। अब बताना कि h निकालना ही हम लोगों को, तो यहां से लिखेंगे p का वैल्यू कितना है 3k, स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, p स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो कितना बन जाएगा 4k का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16k स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से ये आ गया क्या, h स्क्वायर इक्वल टू, राइट। अब जब h स्क्वायर का वैल्यू फिर से लिखोगे, इसको ऐड करोगे तो कितना बनेगा 25k स्क्वायर, h का वैल्यू लिखोगे तो बन जाएगा 5k। ओके, तो h का वैल्यू आ चुका है, p का वैल्यू पता, b का वैल्यू पता। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, tan दिया हुआ है, बाकी सबका निकालते हैं, एक एक करके निकालते हैं। फर्स्ट में बताना किसका निकालना है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या क्या याद किए थे, इधर लिखेंगे पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हो गया ना, इस तरीके से लिख लेंगे। अब साइन थीटा क्या हो गया, p अपॉन एच, तो p अपॉन एच, p क्या है बताओ 3k, h क्या है 5k, हो गया। अब यहां से k से k क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे। अब बताना कि इसका वैल्यू कितना हो गया 3 अपॉन 5 हुआ। अब सेकेंड निकालेंगे हम लोग क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा b अपॉन एच, तो यहां से लिखेंगे b अपॉन एच। b का वैल्यू कितना है बताना, b है 4k और h कितना है, हम लोग निकाले 5k, इसको काटेंगे हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5। टेन थीटा तो दिया हुआ ही है, उसको कुछ नहीं करना है। अब आते हैं थर्ड, हम लोग साइन के उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। तो जब कॉसेक थीटा निकालेंगे तो इसको पलट देंगे, तो यहाँ पे भी पलट देंगे, तो यह आ जाएगा 5 अपॉन 3। अब बताना कॉस के उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो जब सेक थीटा को हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो इसको पलट देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 अपॉन 4। तो ये सेक थीटा का भी वैल्यू मिल गया, कॉसेक थीटा का भी वैल्यू मिल गया, हुआ या नहीं। तो इस तरीके से हम लोग, बाकी एक और बचा tan के उल्टा क्या होता है कॉट, तो यहीं पे हम लोग कॉट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan का उल्टा हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 4 अपॉन 3, तो सबका वैल्यू हम लोग निकाल लिए ना, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को बनाने में नहीं हुआ होगा। चलिए, तो हम लोग इसको जब निकाले तो tan थीटा जब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वहां पे दे सकता है, जरूरी नहीं है कि tan ही थीटा देगा। हो सकता है कि आपको tan थीटा ना दे करके साइन थीटा दे दे या cos थीटा दे दे, इस तरीके से वो दे सकता है। तो उसके फॉर्मेट में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सेम प्रोसेस यही है, सबसे पहले लिखना है जो दिया हुआ है। अब यहाँ पे उसका फार्मूला लिख लेना, उसके बाद उसको दोनों को इक्विवेलेंट करवा देना। अब इक्विवेलेंट करवा करके डायरेक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे, उसको रेशियो क्वांटिटी मान करके लिखेंगे। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लिखा है गिवन 4 cosec अल्फा इक्वल टू 5, 4 cosec अल्फा इक्वल टू 5। तो भाई ये तो अभी हम लोगों ने सीखा, आप भी बोल सकते हो सर अभी आप दिए थे cosec थीटा या tan थीटा जो भी लिखे थे वो 5, ये भी इधर डिवाइड करके लिखे थे, बट यहाँ पे इसको आगे लिख दिए हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे लिखे तो ये 4 cosec अल्फा इक्वल टू 5 दे रखा है, तो क्या ये cosec अल्फा के साथ ये मल्टीप्लाई में है। ये अल्फा को ये समझना है कि जैसे हम लोग वहां पे नहीं ले रहे थे अभी बी थीटा एंगल, इसी तरीके से एंगल को भी लिखने का एक तरीका है। जैसे हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं ना, हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं ना, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इस तरीके से लगा लगा के लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे एंगल को ही लिखा जाता है। तो 4, अब बताना कि ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या इधर आके डिवाइड में नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जब लिखें तो कॉसिक अल्फा इक्वल टू क्या बन सकता है 5 अपॉन 4, हाँ बनेगा या नहीं, कोई बात नहीं, हो गया सिंपल। अब बताना कि कॉसेक अल्फा का यहाँ पे वैल्यू फार्मूला रख दो, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या जानते हो, हम लोग साइन का उल्टा होता है तो साइन पी अपॉन एच होता है, तो इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा एच अपॉन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन 4, बट डायरेक्ट नहीं लिखता है। अब यहाँ से एच का वैल्यू क्या लिख देना है 5 के लिखना है, और पी का वैल्यू क्या लिखना है 4 के लिखना है। ओके,
अब बताना कि ये h का भी वैल्यू पता चल गया है, p का भी वैल्यू पता चल गया है, तो b नहीं निकालोगे, कैलकुलेट करोगे पाइथागोरस थ्योरम रख करके, तो b का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 3k। सॉल्व करके देखना आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, सॉरी ये जो क्वेश्चंस दिया गया यहाँ पे अल्फा दिया है, यहाँ पे थीटा होनी चाहिए, थीटा है, ठीक है, नहीं तो यहीं पे थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखे तो इसको अल्फा कर देंगे, क्योंकि अल्फा के टर्म में ही निकलेगा, तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे किसका किसका, साइन अल्फा चाहिए, तो साइन अल्फा इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होता है p अपॉन एच, तो p अपॉन एच लिखेंगे यहाँ पे p अपॉन एच। अब बताना कि p का वैल्यू कितना है 4k, h का वैल्यू कितना है 5k, अब k से k खत्म हो गया, इसका वैल्यू बन गया 4 अपॉन 5। अब निकालना है कॉसेक अल्फा का भी, तो ये तो हमें दिया हुआ ही था, तो कॉसेक अल्फा इक्वल टू कितना दिया आया था हम लोगों को 5 अपॉन 4, है ना, इसी का उल्टा हो गया। अब बताना कि दोनों का वैल्यू पता है तो नहीं रख दोगे, तो किसका वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा। साइन का वैल्यू कितना है 4, तो स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 अपॉन 5 है तो 16 अपॉन 25 हो जाएगा, माइनस कॉसेक का वैल्यू कितना है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 अपॉन 16 आ जाएगा। अब इसको हम लोग एलसीएम वगैरह लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको आसानी से, ठीक है। तो बहुत सारे इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके क्लास 10th में, जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप इसको सॉल्व करोगे, बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे होंगे, आपके आर.एस. अग्रवाल में भी होंगे, आर.डी. शर्मा में भी होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम प्लस में भी क्वेश्चंस दिया हुआ होगा, तो कोशिश करिएगा इसको बनाने का, ठीक है। बाकी हम लोग कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, और फिर उसके बाद हम लोग एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे सारा, कि क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और हम आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। ये लोग बच्चे सब बस इसको बना रखे हैं कि ट्रिगो ट्रिगो ट्रिगो, भाई बहुत टफ है, बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, इससे दिल लगाने की जरूरत है, जब लग जाएगा तो इससे आसान कोई चैप्टर भी नहीं होगा। ओके, तो हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो कोशिश करिएगा इसको फिर से आप रिवीजन करके समझने का। ओके।